प्रिय छात्र छात्राओं, बीए भाग द्वितीय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित बहुत बड़ा सवाल नामक एकांकी की। और उसमें सबसे पहले हम मोहन राकेश के व्यक्तित्व और मोहन राकेश के कृतित्व पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा सवाल जो एकांकी है उस पर इस एक संकलनकर्ता के क्या विचार हैं और फिर एकांकी प्रारंभ करेंगे। मोहन राकेश एक बहुत बड़े नाटककार माने गए हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गुगलानी था और इनका स्वर्गवास 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हो गया। हालांकि इन्होंने बहुत लंबी आयु नहीं प्राप्त की, लेकिन हिंदी को ये बहुत कुछ दे के चले गए। ये जो इंटर तक की परीक्षा थी या शास्त्री तक की जो परीक्षा थी या कक्षा थी, वो इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज ऑफ लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और पहले अखंड पंजाब हुआ करता था, उसमें लाहौर था, वहाँ से प्राप्त की। और उसके बाद आपने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए की। कुछ स्थानों पर संस्कृत में एमए भी लिखा हुआ आता है, लेकिन मैं इस बारे में निश्चित नहीं। आपके पिताजी का देहावसान भी इनकी अल्पायु में ही हो गया था। अब ये है कि आपकी रुचि इस क्षेत्र में कैसे हुई। इनके पिता करमचंद गुगलानी जी वकील थे, लेकिन वकील होने के साथ साथ आपकी संगीत में भी रुचि थी, कला क्षेत्र में भी रुचि थी। तो वो रुचि मोहन राकेश में भी आ गई। एमए करने के बाद इन्होंने अपनी जीविकोपार्जन का साधन अध्यापन कार्य को बनाया और दिल्ली, जालंधर, शिमला, बम्बई, वर्तमान में जिसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वहाँ इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। लेकिन मस्त मलंग स्वभाव होने के कारण इन्होंने ये कार्य छोड़ दिया और सारिका नामक एक पत्रिका का संपादन कार्य किया। और उसके बाद इन्होंने लेखन कार्य को स्वतंत्र रूप से अपने आय का साधन बना लिया और अंत तक इसे ही आय का साधन बना करके अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया। अपने समय के जहाँ तक कथाकारों का सवाल आता है या साहित्यकारों का जहाँ तक सवाल आता है, तो आप जो है जहाँ का हम पहले कहानी लेते हैं। इनका मूलतः पहचान तो नाटककार के रूप में है, लेकिन इनकी हिंदी में भी बड़ी एक सशक्त अभिव्यक्ति इनकी रही है। ये जो नई कहानी नाम की हमारे एक विधा आई थी हिंदी में, एक धारा चली थी, उसमें भी आप जो है बड़े सशक्त हस्ताक्षर हिंदी में माने गए हैं। और सारे साहित्य को मिलाकर के जब इनकी अपने समकालीन लोगों से तुलना की जाती है तो आपको महानायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिस विधा में भी आपने हाथ डाला, जिस किसी क्षेत्र में भी आपने लिखा, उस क्षेत्र पे पूरी पकड़ बना के रखी और अपने आप को सर्वोच्च स्थान पे बना के रखा। इसलिए ये उस समय के महानायक भी कहलाते हैं। इनकी सर्वप्रथम जो लिखी गई कहानी है, वैसे तो एकदम तय तो नहीं किया जा सकता कि कौन सी है, मतभेद खूब हैं, लेकिन
नन्ही नाम की कहानी जो है 1944 में इन्होंने लिखी थी, वो इनकी पहली कहानी मानी जाती है। और ये कहानी 1973 में सारिका में भी छपी थी। लिखी 1944 में गई थी, लेकिन मृत्यु के पश्चात, इनके देहावसान के पश्चात ये सारिका में भी छपी थी, क्योंकि सारिका का इन्होंने संपादन किया था। तो इनके सम्मान में इनकी कहानियों का संग्रह निकाला गया था, जिसमें कि इनकी कहानियाँ रही थी। और फिर इनकी एक और दूसरी कहानी मान लीजिए उसको, भिक्षु नाम से रही, जो 1946 में सरस्वती नामक पत्रिका में भी छपी। अब आते हैं हम इनके रचना संसार पर। हमारे पाठ्यक्रम में इनकी एकांकी रखी गई है, एक जो है उसका नाम है बहुत बड़ा सवाल। और इनकी मूल पहचान एक नाटककार के रूप में रही है। लेकिन क्या इन्होंने खाली नाटक और एकांकियाँ लिखी? ऐसा नहीं है। इनके द्वारा हिंदी की काफ़ी विधाओं में लिखा गया और लोगों ने उसको पसंद भी किया। अब उनकी क्या खासियत रही वो तो हम आगे चलेंगे, पहले हम इनका कृतित्व जो साहित्य के क्षेत्र में रहा है उसको देखते हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, निबंध भी लिखे, अनुवाद भी किए, नाटक और एकांकी भी लिखे, और इसके अलावा इन्होंने जीवन संकलन भी लिखा, ध्वनि नाटक भी इनके द्वारा लिखा गया, डायरी भी इन्होंने लिखी। डायरी विधा में भी आपने लिखा। तो सबसे पहले इनके उपन्यासों पर आते हैं। इनके 4 मुख्य उपन्यास माने गए हैं। अंधेरे बंद कमरे में, दूसरा अंतराल, तीसरा नए आने वाला कल, और चौथा नीली रोशनी की बाहें। तो इस तरह से 4 उपन्यास इनके लिखे गए हैं। फिर इन्होंने कहानी संग्रह, कहानियाँ भी खूब लिखी है। लगभग 60-65 तक इनकी कहानियों की संख्या जाती है, 56 तक जाती है। वर्तमान में इनकी कहानियों का संकलन करके और 3 संग्रह बनाए गए हैं। पहला संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, क्वार्टर नाम से है, जिसमें और कहानियाँ भी है। दूसरा है पहचान तथा अन्य कहानियाँ, और तीसरा संकलन है बारिश तथा अन्य कहानियाँ। तो ये 3 इन्होंने, लेकिन इससे पूर्व इनके 5 संकलन कहानियों के रहे हैं। पहले इंसान के खंडहर, जिसमें लगभग 50 कहानियाँ थी, नए बादल जिसमें 57 कहानियाँ थी, जानवर और जानवर जिसमें 58 कहानियाँ थी, एक और ज़िंदगी जिसमें 61 कहानियाँ। तो इस तरह से इनके कुल 5 संग्रह रहे। और इसके बाद उसको 4 संग्रहों में इकट्ठा किया गया, और वर्तमान में इसके 3 संग्रह हमको मिलते हैं, जिनमें लगभग 54 कहानियाँ उपस्थित हैं। निबंध के पश्चात हम आते हैं इनके उपन्यास के पश्चात हम आते हैं निबंध पे। नाम कहीं नहीं आता, लेकिन इनके 2 निबंध संग्रह भी हमारे सामने हैं। पहला परिवेश और दूसरा बकलम खुद। दूसरा है बकलम खुद। नाम से ही इसका स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने किस तरह के निबंध इसमें लिखे होंगे। तीसरे आते हैं यात्रा वृत्तांत पर। आखिरी चट्टान के नाम से इनका एक यात्रा वृत्तांत भी हिंदी साहित्य को उपलब्ध है। इसके अलावा मृच्छकटिक और शाकुंतलम नाम से इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किए। संस्कृत के ग्रंथ थे ये दोनों ही, और उसमें उनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। इसके बाद हम लेते हैं ध्वनि नाटकों को। ध्वनि नाटक रात बीतने तक इनका काफ़ी प्रसिद्ध रहा।
ध्वनि नाटक, जो ध्वनि अर्थात जिसको दिखाया नहीं जाता, जिसका मंच पर मंचन नहीं किया जाता, अभिनय नहीं किया जाता, बल्कि खाली ध्वनि के आधार पर ये शायद रेडियो पर रेडियो रूपक ये रहा हो सकता है। फिर इन्होंने एक जीवन संकलन भी लिखा जिसका नाम इन्होंने समय सारथी दिया। हम कह सकते हैं कि समय सारथी नाम से इन्होंने जीवन संकलन भी लिखा। फिर इन्होंने डायरी भी लिखी जिसका नाम इन्होंने मोहन राकेश की डायरी रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने कई विधाओं में इन्होंने अपना लेखन का कार्य किया था। इसके बाद हम आते हैं इनके मूल जो विधा जिसमें कि ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं उस पर आते हैं। वो है नाटक और एकांकी। क्या है? नाटक और एकांकी। इनके 3 नाटक प्रमुख रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तीनों ही हिंदी साहित्य जगत में नाटक विधा के अंतर्गत पत्थर की लकीर माने जाते हैं। हिंदी के नाटकों को एक नया स्वरूप इन नाटकों के माध्यम से प्राप्त किया गया था, या ये कहें कि मोहन राकेश ने हिंदी नाटकों को, इन नाटकों को लिख करके एक नया स्वरूप दे दिया था, नई जान दे दी थी। हिंदी के नाटक जो आम जनता से कट रहे थे, लोग पसंद करना बंद कर रहे थे नाटकों को, इनके नाटकों को पढ़कर लोगों ने वापस नाटकों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, देखना प्रारंभ कर दिया। और एकांकी संग्रह भी इनके रहे, जिस अंडे के छिलके वह अन्य संग्रह है। फिर दूध और दांत नाम का एक इन्होंने नाटक एकांकी जो है वो लिखा था, लेकिन वो अप्रकाशित ही रहा, वो प्रकाशित नहीं हो पाया। तो ये है इनका कृतित्व। अब ये है कि इनको इस कृतित्व के कारण क्या सम्मान मिला। तो इस क्षेत्र में जिस स्वभाव के ये व्यक्ति थे, ज़्यादा ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इनका जो साहित्य है वो बहुत ही उच्च स्तर का रहा, और इसलिए इनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1968 में, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1968 में हिंदी में नाटक लेखन हेतु पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा नाटक की भाषा पर कार्य हेतु इनको नेहरू फेलोशिप भी दी गई, जो कि काफ़ी बड़ी फेलोशिप मानी जाती है बात। तो इस तरह से इनको सम्मान भी प्राप्त हुआ। पाठकों द्वारा तो मिला ही, दर्शकों द्वारा तो मिला ही, इसके अलावा कुछ संस्थाओं द्वारा भी इनको सम्मान दिया गया। फिर आते हैं इनके लिखे साहित्य की विशेषताओं में। इनके साहित्य की सबसे पहले हम भाषा पे आ जाते हैं। इनकी भाषा विषयानुकूल और प्रसंग के अनुकूल रहती है। भाषा बहुत ही सरल, सहज, व्यवहारिक, संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित भाषा का प्रयोग आवश्यकता अनुसार आपने किया। सरल भाषा का प्रयोग भी किया, तो संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित भाषा जिसको हम कह सकते हैं, उसका भी आपने प्रयोग किया। इनकी भाषा चाहे एकांकी कला हो, चाहे कहानी कला हो, या नाटक कला हो, या जिस किसी क्षेत्र में भी लिखा, प्रवाह, भाषा का प्रवाह इनकी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसके साथ साथ इनकी एक खासियत और थी कि यदि आवश्यक हुआ
इन्होंने संस्कृत निशब्दों का प्रयोग किया, सरल शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो इंग्लिश और हिंदी शब्दों का प्रयोग भी किया। लेकिन एक चीज़ उसमें खास थी, उन इंग्लिश और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जो उस समय चलन में थे। ये नहीं है कि खाली इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर दिया या उर्दू का कर दिया, नहीं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो कि उस समय चलन में हुआ करते थे। इसीलिए इनकी भाषा में सजीवता और रोचकता पाई जाती है। सजीवता और रोचकता का गुण इनकी भाषा में पाया जाता है। अब आते हैं कि इनके शैली कौन सी रही। इन्होंने वर्णात्मक शैली का प्रयोग भी किया नाटकों में, आपने भावात्मक शैली का प्रयोग भी किया, आपने विवरणात्मक शैली का प्रयोग भी किया, आपने चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी किया। इसके साथ साथ भावात्मक शैली के जो नाटक हुआ करते थे उसमें आपने जो वाक्य लिखे थे वो भी लंबे लंबे हुआ करते थे, जहाँ की शैली भावात्मक थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवश्यकता अनुसार आपने विविध शैलियों का प्रयोग किया था। और इनमें इनकी भाषा कैसी रहती है, लाक्षणिकता प्रधान, अर्थात लाक्षणिकता भी इनकी भाषा की एक विशेषता रही। और बिंब विधान के द्वारा, तो बिंब विधान भी इनकी भाषा का जो है विशेषता हो जाती है। बिंब विधान द्वारा इन्होंने प्रकृति चित्रण को बहुत अच्छी, प्रकृति चित्रण का बाहरी जो सौंदर्य होता है उसका बहुत अच्छा वर्णन आपके द्वारा किया गया था। इनके अलावा एक विवेचनात्मक शैली का प्रयोग भी इनके, क्योंकि ये सोच और विचार वाले नाटक लिखा करते थे, तो विवेचन उसमें निश्चित रूप से आवश्यक तत्व होता है और वो इनकी शैली में मिल जाता है। इन्होंने अपने इन नाटकों में उठाए गए विषयों के माध्यम से, लेखन शैली के माध्यम से, जो काव्य शास्त्रीय बिंदुओं को जो परिवर्तित करके आपने नाटक लिखे, तो उसने इनके नाटक को मौलिकता प्रदान की और एक स्वतंत्र रूप नाटकों का हिंदी को प्रदान किया। इसके साथ साथ हालांकि इन्होंने जो नाटक लिखे हैं अपने, इनमें जो विषय उठाया है वो प्राचीन काल वाला लिया है, 2 नाटकों, लेकिन विषय वस्तु प्राचीन होते हुए भी इन्होंने उसको आधुनिकता से जोड़ा है। और आधुनिक मनुष्य के मन में जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों को समकालीन चेतना व समकालीन संवेदना के माध्यम से प्रकट किया है, उनको एक विशिष्ट स्वर प्रदान किया है। इन्होंने एक नई जो है चीज़ थी नाट्य समीक्षा, जिसके कारण कि जैसे पहले कहानी समीक्षा आई थी, उसी तरह से कथा समीक्षा के रूप में नाट्य भाषा पर इन्होंने लिखा। तो एक नाट्य समीक्षा नाम जो है उसके रूप में इन्होंने एक नई दिशा दी और नाटकों पर भी समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे जाने लगे। इसके साथ साथ चूँकि ये विभिन्न विधाओं को अपने जीवन में समेटे हुए थे, अपने कला क्षेत्र में लपेटे हुए थे, अपने रचना संसार में समाहित किए हुए थे, उसी तरह से जो कला के विभिन्न माध्यम थे, कला को सामने लाने के, प्रस्तुत करने के जो माध्यम थे, जैसे रंगमंच हुआ, रेडियो हुआ, दूरदर्शन हुआ और फिल्में हुई, इनको भी इनके संबंध स्थापित करके इनके बीच में एक समन्वय बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने युग में मोहन राकेश एक विराट व्यक्तित्व लेकर के जिए और हिंदी साहित्य में एक
प्रमुख हस्ताक्षर बन के इन्होंने विदा ली। मैंने पहले भी चर्चा की थी, इसीलिए इनको अपने युग का, अपने साहित्य के क्षेत्र का महानायक भी माना गया। क्यों? सबसे अलग, सबसे अनूठे विषय, और उनको भी बिल्कुल नए तरीके से, एकदम से नया तरीके से प्रस्तुत किया, जो कि लोग हिम्मत नहीं कर सकते थे। इन्होंने इसके माध्यम से हिम्मत दिखाई और लोगों के सामने नई विषय वस्तु ला करके नए तरीके से रखी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में मोहन राकेश एक बहुत बड़ा योगदान करके बहुत कम आयु में हमारे बीच से विदा हो गए। अन्यथा हो सकता है कि हमको इनकी और रचनाएं भी देखने को मिलती। तो इनकी एक एकांकी बहुत बड़ा सवाल हमारे पाठ्यक्रम में है, तो वो हम उसके बारे में जो विचार हमारे पाठ्यक्रम में जो एकांकी संग्रह दिया गया है, उस संग्रह करने वाले लेखक का जो विचार है वो उसके बारे में क्या कहता है, और थोड़ा बहुत हम उसके बारे में क्या समझेंगे वो भी रखेंगे, वो हम कल देखेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।